Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। इससे आपके 24 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पे आपका सेक्शन आना है और अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हमने कैल्शियम तक फिनिश कर लिया है और भी आपकी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन के टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एलिमेंट से जो है आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। एल्यूमिनियम में जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन बनते हैं तो एल्यूमिनियम का आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, से कंपाउंड वाले क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं बनते हैं, ओर वाले ज्यादा बनते हैं, तो इसकी ओर्स कंप्लीट करेंगे हम। आयरन से आपका और एल्यूमिनियम के जो एलॉयज हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट के ना एक अलग अलग टाइप है। ऐसा नहीं है कि अगर कैल्शियम से रिएक्शन वाला क्वेश्चन बना है या फिर आपका हाइड्रोजन से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आपके आयरन से भी बनेंगे, है ना। तो हर एलिमेंट की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो वही हम एक साथ बड़े ही सिस्टमेटिक वे में करने लग रहे हैं। और अभी तक आपकी अराउंड 16-17 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं की हैं जाकर के कर लेना। अगर क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करा रखी हैं। 16 क्लासेस हो गई हैं पहले, है ना। तो 1 to 16 करके आओ, इसके बाद में आप ये वाली क्लास को रेफर करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अपने सामने अभी हमने कल क्या कर लिया था, कैल्शियम तक आ गए थे हम, ठीक है ना। तो कैल्शियम में आपका कौन सा है, एक कंपाउंड और बच रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मैंने आपको कल जिप्सम का फॉर्मूला बताया था। चलो जिप्सम का फॉर्मूला बताओ सारे लोग, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या करता है, आर्किटेक्चर वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ना इसके ऊपर दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिप्सम का जैसा फॉर्मूला होता है वैसे इसका होता है। क्या होता है, CaSO4, इसके साथ में कितना पानी होता है, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये जिप्सम से ही बनता है, ठीक है। किससे बनता है, जिप्सम को आप क्या करोगे, हीट कर दो, जिप्सम प्लस का हीट, देन हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है इसका, आपको क्या याद रखना है, अगर हम किसी चीज को हीट कर रहे होते हैं तो वो आपकी कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। आपको याद है मैंने एक दो दिन पहले आपसे कहा था कि हीट अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की जा रही है या फिर हीट निकल रही है तो उसके बेसिस पे आपकी रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आता है। अब आपका टाइम आया है इसको देखने का। जिप्सम में मैंने क्या डाला, हीट डाली, यानी कि उस रिएक्शन में जो है हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर आपकी रिएक्शन के बाद यहाँ पर हीट निकल रही होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। अरे बोलो बात क्लियर है क्या। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला सभी को पता है ना, क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो होता क्या है, ये दो H2O में से आपका 1.5 H2O निकल जाता है। 1.5 H2O कैसे निकल जाता है, 1.5 H2O, ये बेसिकली आपका एज अ स्टीम निकल जाता है, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में। और बचा आपका क्या, पीओपी, तो ये रह जाता है। क्लियर है बात, मेरी समझ में आ गई क्या। चलो अब यहाँ पर पीओपी का एक और नाम है, क्या किस नाम से इसको हम जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो भी नोट डाउन करो। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। देखो क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसके साथ में क्या है, हाफ H2O है ना, तो हाफ को हम क्या बोल देंगे, हेमी। क्या बोलते हैं हाफ को, हेमी हाइड्रेट। जैसे स्फेयर का आधा करो तो हेमी स्फेयर हो जाता है ना, वैसे ही आप क्या करो भाई, आधा मॉलिक्यूल ले लो वाटर का तो क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। याद रहेगा ना इसका केमिकल नेम। चलो अब यहाँ पर आपका जो पीओपी होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर पाउडर होता है ये आपका एक। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये तो बताया कि जिप्सम से जो है अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, पीओपी मिल जाता है। लेकिन आपको पता है अगर हम यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, 10th क्लास में एक्चुअली पूरी प्रोसेस दे रखी है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिशन में। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सेटिंग ऑफ पीओपी। तो सेटिंग ऑफ पीओपी का मतलब होता है कि जो हमारी पीओपी है ना उसमें हम क्या मिला दें, अगेन पानी मिला दें। तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने पीओपी प्लस का वाटर डाला अगेन, तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप, कि पीओपी क्या था आपका, CaSO4 इंटू में आपका हाफ H2O, यानी कि आधा मॉलिक्यूल था H2O का, ठीक है। इसके साथ में मैंने 1.5 मॉलिक्यूल और डाल दिया H2O का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन से मुझे CaSO4.2H2O मिल जाएगा।
बात समझ गए क्या? तो यही जो प्रोसेस होती है, यानी कि आपका यहाँ पे मैंने क्या किया, डेड हाइड्राइट लेके आ गया, तो पीओपी को जिप्सम बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है सेटिंग ऑफ पीओपी। याद रखोगे हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, ये जो हीट किया जाता है ना, इसे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ठीक है? कितने पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। तो आई होप ये सब आपको अब क्लियर हो गया होगा, है ना? अब ये बताओ मुझे, अगर ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन थी तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे जब मैंने पानी मिलाया तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हो जाती है? ये हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान देना, ये कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली इन द केस ऑफ पीओपी, ठीक है? चलिए, अब इसका यूज कहाँ पे होता है पीओपी का? तो जैसे आर्किटेक्चर हो गया, या फिर इसका मेन यूज होता है जो प्लास्टरिंग होती है ना, प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स यहाँ पे काफी यूज किया जाता है। जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको प्लास्टर नहीं लगा देते हैं, वो वहीं पे आपका पीओपी यूज होता है। आई होप ये तो सबको पता भी होगा, ठीक है, स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो, फिर आपका अगला आ जाता है सुपर फॉस्फेट। क्या आ जाता है कैल्शियम में? सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट से क्वेश्चन जो है इसका, बस फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो है इसका वहां से बनता है। सुपर फॉस्फेट पूरा नाम है इसका सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखो क्या होता है, CaH4PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है? इसके साथ में क्या मिला होता है? CaSO4.2H2O। समझ पाए हो ये क्या हो गया? ये CaSO4.2H2O क्या है? आपका जिप्सम है। फिर आपका CaH4 और PO4 का होल ट्वाइस। तो इसे याद करना ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्लियर है? तो ये बेसिकली होता क्या है, ये चीज है जो आपकी, ये वाला जो आपका बेसिकली कंपाउंड है, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है? क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आपको याद है आपका पेपर में 2018 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस करके। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो एक तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है भाई? जिप्सम। बात की गहराई तक पहुंच गए क्या? तो ये है आपका, एक तो जिप्सम हो गया और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है? चलो, अब ये मिलता कैसे है? तो ये पता है आपको, जो फॉस्फोराइड या फिर बोन ऐश होती है ना, यानी हड्डियों की जो ऐश होती है, वह उसमें आपका ये पाया जाता है, और ये पानी में भी अच्छे से घुल जाता है, और एज अ फर्टिलाइजर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट आपका ये कंपाउंड है, इसलिए पता होना चाहिए, और इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आपका 1 2 3, ये जो 3 एलिमेंट, ये जो 3 बेसिकली मैं कंपाउंड बता रहा हूँ, इनका नाम और इनका केमिकल फॉर्मूला याद रख लो। एक होता है नाइट्रोलिम, ठीक है? क्या होता है? एक नाइट्रोलिम होता है, एक आपका हाइड्रोलिथ होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोलिथ, और फिर आपका एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्यों हम यहाँ पे याद रख रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट आपके टूथपेस्ट वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पर? टूथपेस्ट में। चलो, नाइट्रोलिम क्या होता है आपका? ये होता है CaN2। क्या होता है? अरे सॉरी, CaCN2, ठीक है? फिर आपका हाइड्रोलिथ क्या होता है? CaH2। और आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। समझ गए? तो इसे नोट डाउन करो बढ़िया से, ठीक है? ये आपका ऐसा सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोलिम का केमिकल फॉर्मूला बताओ, हाइड्रोलिथ का बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम कहाँ पे? एल्यूमिनियम के ऊपर आएंगे। ये तो अपनी पीरियोडिक टेबल हम करेंगे, कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम पे आते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम से जो मेन क्वेश्चंस है ना, वो बनते हैं एल्यूमिनियम के एलॉय से और एल्यूमिनियम की ओर से, ठीक है? इसके कंपाउंड ज्यादा है नहीं, तो कंपाउंड हमें इसके पढ़ने नहीं है। मेन आपका देखो, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन सा इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 13 है। चलो, एटॉमिक मास बताओ, किसे याद है? 27 एटॉमिक मास, ठीक है ना? अच्छा, अब आपका ये कौन से ग्रुप में आता है? तो ग्रुप नंबर 13 में आता है, ठीक है? और आपका पीरियड हो जाता है इसका 3rd। पीरियड नंबर कौन सा है? 3। चलो याद, ये कौन सा वाला मंत्र मैंने आपको बताया था? नामा गलसी पस्कल वाला था ना? चलो, ठीक है, सेकंड वाले मंत्रा में ये हमने देखा था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ओर्स को देख लेते हैं फटाफट से। तो ओर्स नंबर 1 पे आ जाओ भाई। सबसे ज्यादा फेमस ओर इसकी सबको पता भी होगा, क्या होती है? बॉक्साइट, ठीक है? कौन सी ओर है ये? बॉक्साइट ओर है। चलो भाई, बॉक्साइट ओर का केमिकल फॉर्मूला बताइए, क्या क्या होता है बॉक्साइट ओर में? तो होता है Al2O3 और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी कि 2 पानी पानी कर दो इसको, ठीक है? इसके बाद में आपका सेकंड वाला जो ओर होती है बॉक्साइट के अलावा, वो होती है कोरंडम। क्या होती है? कोरंडम होती है। कोरंडम भी अगेन आपका देखो होता क्या है ना,
कि जैसे आपका बॉक्साइट में क्या है, पानी भी मिला हुआ है, तो कोरंडम में अकेला Al2O3 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब ये समझ लो 20 बार पूछा गया है जगह जगह के एग्जामिनेशन में। तो बॉक्साइट में क्या है, पानी भी है, कोरंडम में जो है अकेला आपका Al2O3 है। अच्छा, अगर मैं इसको केमिकल नेम देना चाहूँ तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको मैं क्या बोलूंगा, तो देखो इसमें पानी मिला हुआ है ना, तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, लिख लेना आगे, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे आते हैं फेल्ड स्पार। क्या है ये आपका, फेल्ड स्पार है। तो फेल्ड स्पार का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक बार नोट डाउन करना यार, ये थोड़ा सा आपका बड़ा होता है, K2O। देखो क्या होता है, K2O होता है और इसमें Al2O3 होता है, इसके साथ में आपका 6 ऑफ सिलिका ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये SiO2 हो गया। समझ गए क्या होता है ये, K2O Al2O3 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ SiO2। समझ गए ना, ये फेल्ड स्पार होता है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फोर्थ नंबर की जो ओर है आपकी एल्यूमिनियम की, वो हो जाती है क्रायोलाइट। ठीक है, कौन सी है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है Na3Al, यानी कि एल्यूमिनियम है और इसमें 6 हैं आपके क्या, एटम फ्लोरीन के। समझ गए क्या, इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं जो चारों ओर हैं। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन एक और ओर होती है एल्यूमिनियम की, जिसे काओलिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, काओलिन, काओलिन। अब ये काओलिन क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 ऑफ Al2O3, इसके साथ में आपका 6 SiO2 और 2 पानी पानी कर दो इसे। ठीक है, तो ये हो जाता है काओलिन। खैर, ये आपकी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ओर्स हैं। अब एल्यूमिनियम में थोड़ी सी आपको मैं प्रॉपर्टीज बताता हूँ। आपको पता है जो आप मिठाई में वो देखते हो ना कि सिल्वर कलर की पैकेजिंग होके आती है स्वीट्स वगैरह में या खाने वगैरह में, तो वो किसकी होती है, आपकी ये क्या नाम, एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, सिल्वर वाइट। अब इसकी ना दो तीन रिएक्शन, क्या ये दो तीन आपका थ्योरी के फॉर्म में पूछी जाती है, रिएक्शन तो क्या ही पूछेंगे। क्या होता है कि अगर हम एल्यूमिनियम को क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, एल्यूमिनियम को अगर हम डाल दें प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालते हैं, तो यहाँ पर एक गैस निकलती है, कौन सी, SO2। ध्यान देना, कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इसके रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि SO4 जो है -2 होता है और आपका Al+3 होता है, तो 3 आपका यहाँ आ गया बैलेंसी में और ये 2 यहाँ पहुंच गया, ऐसे आपका ये कंपाउंड बनता है। खैर, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में आपका अब निकलेगा पानी, तो पानी निकाल दो और प्लस में आपका निकलता है SO2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कौन सी गैस निकलती है अगर हम एल्यूमिनियम को, ध्यान दो वर्ड्स पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालेंगे, तब तो आपका SO2 निकलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे, दो क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। ये थोड़ी सी रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस करनी पड़ेगी। H2SO4 जो है अपने 6 डाल दो। ठीक है, ये डाल दिए हमने 6, तो यहाँ पे भी डालो फिर 6H2। ठीक है, अब ये O6 हो गया है, यहाँ पर O हमारा इतना, एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम डाल दो, क्लियर है, O भी बैलेंस हो गया और आपका SO2 यहाँ पर है, तो SO2 के साथ 3 डालना पड़ेगा, है ना। चलो, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, 2 ऑफ एल्यूमिनियम, 6 ऑफ H2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया 6H2O और 3SO2, ये आपका बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एल्यूमिनियम में ये तो डाला आपने कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी गैस मिलती है, तब हमें मिलती है, ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस। अगर हमने डाइल्यूट वाला H2SO4 डाला तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन क्या बन जाएगी भाई, देखो फटाफट से, अगेन क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया, प्लस में आपका H2 निकल गया। ठीक है, अब इसमें तो ये सब बैलेंस ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे 2 Al डाल दो। ठीक है, 2 ऑफ Al हो गए हैं और आपके SO4 के 3 है, तो यहाँ पर 3 डाल दो और यहाँ पर 3 डाल दो। ठीक है, सारे बैलेंस हो गए। चलो, ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। रिएक्शन क्या, बस ये याद रखो, अगर हमने कंसंट्रेटेड डाला तो SO2 मिलेगा, डाइल्यूट डाला तो H2 गैस मिलेगी। और इवन अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की जगह हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, तब भी हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, चलो खैर, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, एक और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, एक और यहाँ पे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन,
इसके एलॉयज के ऊपर, ठीक है। तो नोट डाउन करो, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि एल। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्यूमिनियम ऑफ एलॉय, या फिर इस एलॉय में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो, पहला वाला है आपका एल्यूमिनियम ब्रोंज, ठीक है। कौन सा है, एल्यूमिनियम ब्रोंज। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आपका एल्यूमिनियम होता है और प्लस में आपका कॉपर होता है। एल्यूमिनियम इसमें 10% होता है और कॉपर आपका 90% के लमसम होता है। बाकी अगर हम सेकंड एलॉय की बात करें तो ये हो जाता है आपका ड्यूरेलमियम, ठीक है। क्या हो जाता है, ड्यूरे ड्यूरेल्यूमिन बोलते हैं इसको, हाँ, ड्यूरेल्यूमिन। और ड्यूरेल्यूमिन में क्या क्या होता है, तो एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है और मैंगनीज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इसमें होता है एल्यूमिनियम, 95% होता है। बाकी इनका पूछा नहीं जाता, मैग्नीशियम कितना होता है, 0.5% होता है, कॉपर 4% होता है, और बचा 0.5 मैंगनीज होता है। बट इसमें यही पूछा जाता है, एल्यूमिनियम करके पूछा जाता है, बाकी कुछ पूछते नहीं है। और इसका यूज ना आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर जो होते हैं ना उसमें इसका यूज किया जाता है इस एलॉय का। प्रेशर कुकर वगैरह देखे होंगे आपने, अलग टाइप का एलॉय होता है ना उनका। चलो, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है निकल का एलॉय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, निकल एलॉय बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है, कॉपर होता है। लिखा निकल है लेकिन सबसे ज्यादा अगेन इसमें एल्यूमिनियम होता है 90%, निकल होता है आपका 4 to 6, और अगेन आपका कॉपर अगर यहाँ 4 है तो ये 6 होगा, अगर ये 6 है तो ये 4 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है इसमें। फोर्थ नंबर का जो आपका एलॉय है वो हो जाता है मैग्नेलियम। क्या हो जाता है, मैग्नेलियम। अब ये जो मैग्नेलियम है इसमें भी आपका एल्यूमिनियम और फिर आपका CuFe प्रेजेंट होता है, देन आपका Mg होता है। अच्छा, ये CuFe ना दोनों मिक्सचर फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 95 to 96% सबसे ज्यादा यही होता है। फिर 2 से 3 होता है कॉपर आयरन, देन आपका यहाँ पे मैग्नीशियम होता है 2%, और इसे हम एरोप्लेन में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन बिल्डिंग में इसका बहुत यूज किया जाता है, मैग्नेलियम का भी और निकल एलॉय का भी, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर आप 2-3 चीजों के नाम लिखो। एक होता है आपका क्या, एल्यूमिनियम कार्बाइड, नहीं इसको मीथानाइड लिखो। आपका एक होता है मीथानाइड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मीथानाइड का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, क्लियर है। और एल्यूमिनियम कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Al4C3 हो गया, क्योंकि Al4+3 होता है, इसके पास 4 होते हैं सी के पास, जो कार्बन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बना लेते हैं कंपाउंड Al4C3। अच्छा, अब होता क्या है कि ये आपका मीथेनाइड जो है ना, मीथेनाइड से मीथेन गैस बनती है। मीथेनाइड को जब हम वाटर के साथ डाल देते हैं ना तो आपकी कौन सी गैस निकल जाती है, CH4 यानी कि मीथेन गैस निकल जाती है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन आपका एक होता है रेड लिक्वर, ठीक है ना। क्या होता है आपका, रेड लिक्वर यानी कि लाल लिक्वर। अब ये रेड लिक्वर जो है इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसे बोला जाता है एल्यूमिनियम एसीटेट। क्या बोला जाता है, एल्यूमिनियम एसीटेट इसको बोला जाता है। तो इसका अक्सर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या करोगे भाई, एल्यूमिनियम एसीटेट है, एल्यूमिनियम यानी कि Al, और एसीटेट होता है आपका CH3COO, ठीक है। अब CH3COO माइनस होता है, Al आपका +3 होता है। इसका कंपाउंड बनाना हो कैसे बनाएंगे, ये हो जाता है AlCH3COO और आपका ये 3 होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ये होता है एल्यूमिनियम एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है, रेड लिक्विड है, याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला एलिमेंट आपका कौन सा उठाया जाए। एल्यूमिनियम के बाद मैंगनीज उठाते हैं, ठीक है। मैंगनीज से बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको छुटका वुटका तरीके से इसको हम यहाँ से हटाते हैं मैंगनीज को, ना तो इसके और पूछे गए, ठीक है। तो हम और भी नहीं करेंगे, और इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो बस ये लिख लो कि ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है मैंगनीज का, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 55 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो इसका पूछा गया एक बार, तो याद रखो ये क्या है, एटॉमिक मास है मैंगनीज का, और ये है एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अच्छा, अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैंगनीज से कि क्या बोलते हैं इसकी एलॉय से। एक एलॉय होती है मैंगनीज की, इसका नाम है स्पीगल, स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, स्पीगैलाइसिन, ठीक है। स्पीगैलाइसिन है, और इसमें क्या क्या होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, और प्लस में आपका कार्बन होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं, और इसको कब कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इन द मैन्युफैक्चरिंग लिख लेना आगे ऑफ स्टील। तो स्टील बनाने के लिए इसका यूज करते हैं इस एलॉय का।
और इसमें मैंगनीज जो है आपका काफी ज्यादा परसेंटेज में होता है, 70 to 80% रहता है, ठीक है। बस बाकी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसका एक कंपाउंड होता है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट से आपके जरूर काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पर मैग्नेट। अब ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्या होता है? KMnO4। और ये जो है ना, अगर हम इसे एक्वा सॉल्यूशन करते हैं इसका, यानी कि वाटर के साथ मिलाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? रेड कलर का। तो इसका एक नाम और है, इसे एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? रेड मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेड मेडिसिन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि रेड मेडिसिन किसे बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को बोला जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 होता है, क्लियर है। और इसे एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट किसके ऊपर काम करता है ब्लीचिंग एजेंट का? तो आपका वुल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया या फिर आपका कॉटन हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही पूछा जाता है मैंगनीज से, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो हमें भी ज्यादा फालतू की चीजें इस पे ध्यान देनी नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं अब बनते हैं आयरन से, ठीक है। आयरन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि इसमें आयरन का ऐसा नहीं है कि बस ओर्स और कंपाउंड हो। आयरन से आपका इवन क्या क्या बीमारियां होती हैं, एक्चुअली में आयरन से एक बीमारी भी होती है, ये जो आपका अफ्रीका के ट्राइब्स हैं वहां पर, तो उस बीमारी का नाम भी एक बार पूछा गया। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ आयरन के क्वेश्चंस बन गए, या फिर नाइट्रिक एसिड। चलो खैर अभी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन की डिस्कवरी कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 5000 BC से भी पहले, ठीक है। तो आयरन बहुत पुराना है। अब यहाँ पे इसलिए आपका ये तो पूछा नहीं जाएगा आयरन की डिस्कवरी किसने की, लेकिन 5000 BC के पहले से आयरन को हम जानते रहे हैं। और आयरन एज को क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बताओ जरा, इसका किसी को आंसर पता है क्या? तो आयरन एज को बोला जाता था मेगालिथिक एज, ठीक है। क्या बोला जाता था? मेगालिथिक एज। तो आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना, आजकल TCS ये वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। IVC हो गया आपका, स्टोन एज हो गया, आयरन एज हो गया, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है GK में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो याद रख लेना ये भी। और देखो GK, अब मैंने आपसे क्या बोला, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये ज्यादा कुछ चीजें अलग अलग थलग है नहीं, ठीक है ना। अब अगर हम आयरन की बात करते हैं तो ब्लड में आयरन भी होता है, तो अगर हम आयरन पे शुरू करेंगे तो हीमोग्लोबिन तक पहुंचेंगे। हीमोग्लोबिन तक पहुंचेंगे तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूटता कैसे है, ऑक्सीजन उसके साथ जाता कैसे है। तो हर चीज ना इंटरलेटेड है, इसलिए आप ना, ये जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, अरे ये तो केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, बिल्कुल अलग अलग रखेंगे इनको, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हो। कभी भी पढ़ते टाइम ना स्ट्रिक्ट नहीं होना है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपको पढ़ते टाइम। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई हो गई या फिर कोई लैंग्वेज हो गई, जैसे मैंने देखा कई बार इंग्लिश पढ़ते हुए मैंने देखा है बच्चों को, इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, अरे इंग्लिश का ये रूल है तो हमेशा यही लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है डियर, पढ़ाई में आपको हमेशा क्या होना पड़ता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ती है। नहीं तो सोचो, अगर पहले हम सोच के रहते कि भाई 62 या 63 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहते, तो कैसे आगे के एलिमेंट खोज पाते, है ना। चलो खैर, अगर हम बात करते हैं अब आयरन की, तो आयरन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 56 होता है। दोनों चीजें याद रखना बहुत अच्छे से। और इसका जो पीरियड है, कौन से पीरियड में आता है आयरन? तो आयरन 5th पीरियड में आपका आता है, क्लियर है। और इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा आयरन का? इसका ग्रुप होता है 8। ये सारी बातें ध्यान में रखना यार, आयरन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, आयरन का अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। आयरन आपका अर्थ क्रस्ट में जो है एर्थ सबसे ज्यादा मिलने, सॉरी एर्थ नहीं है, 4th सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, ठीक है। कहाँ पर आपका? अर्थ क्रस्ट में। कहाँ पर मिलता है भाई? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज समझना, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हीमोग्लोबिन, अरे ये हीमोग्लोबिन की ए यहाँ होता है। देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कैसे प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में, और शायद 2018 या 19 के। और ये जो SSC MTS वाले हैं, इन्होंने दिया आंसर गलत इसका, ठीक है। इन्होंने दिया था कि इसका आंसर होगा Fe की ये +3 वाली स्टेट होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फेरिक आयन। तो ये गलत है, ठीक है। फेरिक आयन की स्टेट में आयरन प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर SSC MTS वालों ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, एक्चुअली इसने इन्होंने ये क्वेश्चन हीमोग्लोबिन की जगह इन्होंने पूछा, जो क्वेश्चन इन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी तरफ से, वो दिया कि इन्होंने पूछा था मैथेग्लोबिन, ठीक है।
क्या पूछा था, मैथेग्लोबिन। तो ध्यान देना, जब भी आप बात करोगे मैथेग्लोबिन की, तो उसमें तो आपका आयरन प्रेजेंट होता है फेरिक आयन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी स्टेट में आपका प्रेजेंट होता है, कौन से आयन के फॉर्म में, तो वो होता है आपका फेरस आयन। कौन सा होता है, फेरस आयन। फेरस आयन का मतलब होता है कि आयरन जो है +2 की फॉर्म में है, यानी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है, +2 होती है। और मैथेग्लोबिन में ये आपकी जो आपकी स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, वो +3 होती है। मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लोग इस चीज को ना सीधा रटा रटा के ये रॉन्ग ही बता रहे हैं, ठीक है, कि आपका हीमोग्लोबिन में +3 स्टेट होती है, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन में नहीं होती है, ठीक है। और जो मैथेग्लोबिन है इसमें आपका हीमोग्लोबिन ये मेटालोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेटालोप्रोटीन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, तो वो प्योर हीमोग्लोबिन नहीं है। प्योर हीमोग्लोबिन में आपका Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। एग्जाम में अगर आपके सामने फेरस और फेरिक दोनों दिए हो तो आपको टिक करना होगा, अगर हीमोग्लोबिन है तो आपको फेरस टिक करना होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है इसको। एसएससी तो अभी लेके आया, लेकिन पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था पीएमटी में, ठीक है। जो पीएमटी के एग्जाम्स होते थे ना, उनमें ये क्वेश्चन पहले बहुत पहले पूछा जाता था, अराउंड 90s के टाइम। तो ये चीज है, ठीक है, याद रखना इसको। बहुत मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है। चलिए खैर, अब आते हैं यहाँ पे आगे। तो ओर्स ऑफ आयरन, ठीक है, ओर्स ऑफ आयरन। तो ये देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती है ओर्स ऑफ आयरन, तो मोस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली ओर जो होती है आयरन की, इसे बोलते हैं हेमाटाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेमाटाइट बोलते हैं। और हेमाटाइट का जो आपका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, Fe2O3, ठीक है, इजी ही है, ज्यादा टफ नहीं है। हेमाटाइट हो गया। देन आपका मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है, ठीक है। देखो इसमें आपका Fe2O3 है, ये आपका Fe3O4 है मैग्नेटाइट के केस में। देन आपका आता है साइडेराइट, ठीक है। क्या हो जाता है, साइडेराइट हो जाता है, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। साइडेराइट का क्या होता है, FeCO3 होता है ये, FeCO3, क्लियर है। देन आपका इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है लिमोनाइट। क्या हो जाता है, लिमोनाइट हो जाता है। लिमोनाइट का होता है आपका 2Fe2O3, और इसके साथ में 3 आपके रहते हैं मॉलिक्यूल H2O के, ठीक है। तो ये किसका हो गया, लिमोनाइट का हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला, याद रखना। देन आपकी इसकी जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, बहुत बार पूछी भी गई है, ये हो जाती है आपकी आयरन पाइराइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयरन पाइराइट इसको बोला जाता है। और इसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो FeS2। क्या होता है भाई, FeS2 होता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे आपके ओर्स आयरन के। आज आपको ये सभी जो है चीजें रिवाइज करनी है, याद करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये समझ लो आपकी यहाँ से मेटल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक वे में। इवन मैं आपको कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा है इसमें, आपका केमिस्ट्री से हो जाए, चाहे वो आपका कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आयरन से, मैग्नीशियम से, हाइड्रोजन से, तो वो मैं आपको कवर करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को ना बहुत अच्छे से नोट्स में लिखो अपने। साइंस आपकी किसी भी एग्जामिनेशन में आनी हो, ये तो चलो ठीक है, DFCCIL हो गया। बाकी का किसी भी एग्जामिनेशन में आनी हो ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। DFCCIL में तो कैसे भी नहीं जाना, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उनको आप ये समझो बहुत ही ज्यादा एक क्रक्स वे में मैं आपको दे रहा हूँ कि चलो एक साथ सारा का सारा आपका बाइंड अप हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों में यार काफी कलेक्ट करने में बहुत सारे टाइम भी लगता है, ये नहीं कि ऐसा एक क्या होता है ना कि किसी भी चीज को पढ़ाने में जो याद आ रहा है वो पढ़ा दो, वो चीज अलग है, लेकिन सबको एक साथ कलेक्ट करके एक जगह देना, वो थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए। और इसके अलावा आई होप आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर ली होगी 1 to 50। आज एक काम करो, जो जो मैंने मंत्र बताए हैं ना उनको लिखो। आज जिन्होंने याद कर रखा है ना वो 8 से 10 बार लिखेंगे। और जब मैं कहता हूँ लिखो, तो मीन्स उसे लिखना है अगर आपको एक्चुअली में याद करने हैं, ठीक है ना। बाकी अगर टाइम पास करना है तो क्या ही है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे ने क्या, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्रॉड के चक्कर में फंस रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा नोट्स मिलेंगे। तो देखो, आपको इन सभी चक्कर में नहीं फंसना है। अभी 2-3 बच्चों के पैसे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्यों करा रहा हूँ यार ये सब, कि आप चलो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई पीछे ना रह जाए पढ़ने में, ठीक है ना। आपको पढ़ना है अच्छे से, अपना बेस्ट दो, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है ना। क्या करनी है आपको, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसका मतलब नहीं ही होता है, ठीक है ना। जहां मेहनत करनी है वहां करनी ही पड़ेगी, क्लियर है। तो अपने माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से डाल लो।
अगर आपको सिलेक्ट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करनी है तो आगे की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। इस चीज को माइंड में जितना ज्यादा क्लियर हो पाए क्लियर करो। ठीक है ना। और याद रखो, आप हर कुछ कोई भी काम अगर आपने माइंड में सोचा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो वो आप अचीव कर सकते हो, तभी आपके माइंड में आई है। ठीक है, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। तो बस अच्छे से पढ़िए, और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी की जो आयरन की चीज़ें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, और बाकी इसका मेटल वाली जो भी है कल इसको फिनिश करने का प्रयास करते हैं। बाकी फिर आपका जो नॉन मेटल्स बच रहे हैं, जैसे कॉपर, आपका कार्बन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक सल्फर से बनते हैं, ठीक है, तो वो सब हम कल कवर कर लेंगे, कल के बाद कवर कर लेंगे। और फिर आपका ये केमिस्ट्री रैपअप हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एनटीपीसी में जितने क्वेश्चंस आए हैं आपके, एनटीपीसी में अभी तक अराउंड आई थिंक 480 के आसपास हुए हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन और इनका पूरा का पूरा जैसे थ्योरी के साथ कवर कर लेंगे ना, तो रिसेंटली क्या पैटर्न चल रहा है वो भी पता चल जाएगा, और रेलवे कैसे क्वेश्चंस पे अभी टारगेट कर रहा है ये भी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब करेंगे, बट आपको अच्छे से बस पढ़ते जाना है। ठीक है, और बस एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।